हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं अपना ट्रेड यूनियंस एक्ट। ऑलरेडी हम लोग इसकी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द वर्कमैन। और इसमें जुडिशरी का किस तरीके से रोल रहता है फॉर द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्कमैन। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक इसका ओवरव्यू से दे देती हूँ कि हम एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर करने क्या वाले हैं कवर। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, बेसिकली हम आज के इस वीडियो के अंदर पहले सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि वर्कमैन के राइट्स कौन-कौन से हैं। पहले हमें राइट्स पता चलेंगे तभी पता लगेगा ना कि जुडिशरी किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनके 6, 7 टू 8 हम इसमें राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्कमैन के पास में क्या-क्या राइट्स होते हैं। और फिर उसके बाद हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ द कि जुडिशरी किस तरीके से क्या रोल परफॉर्म करती है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्कमैन, कि किस तरीके से जुडिशरी ने वर्कमैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करा है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हेल्प करता है इसमें जुडिशरी का फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्कमैन। और लास्ट में हम इसमें 3 केस लॉज कवर करेंगे जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आपको आता है इसके ऊपर तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और आपका ये पूरा पूरा टॉपिक यहाँ पे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और मोस्टली बच्चे इसको शॉर्ट के लिए छोड़ देते हैं, बट ये लॉन्ग में हमेशा आता होता है क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप सब कुछ ही इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आप ट्रेड यूनियंस के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं, और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे आज सुनने चीज़ों में सेफ होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंदर वर्कमैन को क्या-क्या राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो द एक्ट डज़ नॉट एक्सप्रेसली एनुमरेट्स द राइट्स ऑफ द वर्कमैन इन द सिंगल सेक्शन। इंस्टेड द राइट्स आर इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड थ्रू द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के साथ रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, उन्हीं में से कहीं न कहीं हमें वर्कमैन के राइट्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पर भी ट्रेड यूनियन के एक्ट के अंदर वर्कमैन के राइट्स की बात नहीं करेगी। बट हाँ, जो भी राइट्स ट्रेड यूनियंस को दिए गए हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ राइट्स हम कह सकते हैं कि वो लिंक्ड हैं वर्कमैन्स के साथ में, उनके राइट्स के साथ में भी लिंक्ड हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे फोकस करते हैं अपॉन द कलेक्टिव पावर विच एनेबल्स द इंडिविजुअल राइट्स, कि जो भी वर्कमैन्स के इंडिविजुअल राइट्स हैं वो किस तरीके से हम उन पे फोकस कर सकते हैं। तो दैट इज़ एनेबल्ड टू द कलेक्टिव पावर, कि जब ये वर्कर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वर्कर्स किस तरीके से, ट्रेड यूनियन कैसे बनी है, अलग अलग मेंबर्स हैं उसमें, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं से मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनी है, राइट। तो जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो उसमें हम उन वर्कमैन्स की भी बात कर रहे हैं, उन वर्कमैन्स की भी राइट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनको राइट दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन द ट्रेड यूनियंस, कि किस तरीके से ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करा जा सकता है और ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करने का राइट्स भी दिया जाता है वर्कमैन के पास में। सो वर्कमैन के पास में राइट है कि वो कोई भी ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो, एक पूरा पूरा इंडस्ट्री है, उस पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस भी हो सकते हैं। तो ये वर्कमैन के ऊपर है कि उसको किस आइडियोलॉजी के साथ जाना है, किस ट्रेड यूनियन की उसको वर्क अच्छा लग रहा है, तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पास में राइट है कि वो खुद की ट्रेड यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं और कोई ट्रेड यूनियन को ज्वाइन भी कर सकते हैं टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द रजिस्टर्ड यूनियन। सो दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जहाँ पर वो बात करते हैं हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या है। सो दिस राइट इज बेसिकली कि किस तरीके से ट्रेड यूनियंस के पास में हर एक ट्रेड यूनियन, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्सन के पास में राइट है कि वो अपनी खुद की एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो उनका राइट है वर्कमैन का, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट इनके पास राइट आता है राइट टू द रजिस्ट्रेशन, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंदर राइट दिया गया कि वर्कमैन अपने आप को, वर्कमैन के पास में, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक कवर करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाना, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो वर्कमैन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्कमैन्स एग्री करने चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, तभी वो मिलकर क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस वजह से
वर्कमैन के पास में राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा दैट द यूनियन एक्वायर्स द लीगल स्टेटस एंड इट इनेबल्स द कलेक्टिव एक्शन। क्योंकि हमने जब कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला टॉपिक कवर करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक ट्रेड यूनियन को अगर बार्गेन करना है एम्प्लॉयर के साथ में, अपनी बात मनवानी है उनको एम्प्लॉयर से, तो इन दैट केस वो एक कलेक्टिव एक्शन सिर्फ तभी ले सकते हैं, उनके कलेक्टिव एक्शंस को लीगली तभी कंसिडर करा जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड होंगी ट्रेड यूनियंस। अगर उनके पास में कोई लीगल स्टेटस होगा उन यूनियंस के पास में, तो तभी उनके एक्ट्स वैलिड माने जाएंगे, उनके कंडक्ट्स वैलिड माने जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के भी राइट्स उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही उनके पास में राइट आता है कि वर्कमैन के पास में राइट है कि वो अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं और अपने बात को मनवा सकते हैं। सो वर्कमैन एक्वायर्स द राइट टू बार्गेन विद द एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग वो बार्गेन कर सकते हैं, अपने वेजेस के रिलेटेड हो सकता है, अपने वर्किंग आवर्स के रिलेटेड हो सकता है, कंडीशंस ऑफ द वर्क के रिलेटेड हो सकता है। सो दिस राइट फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग वो एम्प्लॉयर के साथ में कर सकते हैं। बेसिकली वो एम्प्लॉयर के साथ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की ही कंडीशंस के रिलेटेड वो बार्गेन कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे वो वेजेस के रिलेटेड हो गया, आवर्स ऑफ वर्क के रिलेटेड हो गया, या फिर सर्विस के कंडीशंस के रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 17 दैट टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल इम्यूनिटी की बात करते हैं कि जहाँ पर कि उनको प्रोटेक्शन दिया गया है हर एक मेंबर को कि उनको क्रिमिनल क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर नहीं लगाए जा सकते इफ़ दे हैव डन द एक्ट्स दैट आर इन फर्दरेंस ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट। कोई ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में कोई भी अगर वो एक्ट कमिट करते हैं तो इन दैट केस उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा गया है फ्रॉम द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है दैट दे इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सच एक्ट्स आर नॉट ऑफेंसिव इन themselves, कि ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑफेंसिव एक्ट कमिट कर रहे हो अपने आप में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनके एक्ट्स लीगली वैलिड होने चाहिए। और यहाँ पे उनको सेक्शन 70 के अंदर क्रिमिनल इम्यूनिटी के बारे में बेसिकली प्रोवाइड करा गया है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ के अंदर बहुत बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द सिविल सूट से भी उनको लाइबिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं सेक्शन 18 के अंदर। तो बेसिकली अगर कोई भी वो एक्ट्स करते हैं दैट इज डन इन कंटेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट, तो इन दैट केस उनके ऊपर सिविल सूट्स फाइल नहीं करे जा सकते, तो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा गया फ्रॉम फाइलिंग द फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड इन द सिविल सूट्स बेसिकली। और वो कौन से केसेस हो सकते हैं बेसिकली फॉर इंड्यूसिंग द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है उसके रिलेटेड हो सकता है, या फिर इंटरफेयरिंग विद द ट्रेड बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी एक्ट्स हैं विच आर डन इन फर्दरेंस ऑफ द contemplation or furtherance of the trade dispute, तो in that case they are immune from the civil suits। तो इसकी कंडीशंस क्या है, बस वही सेम कंडीशन जो हमने क्रिमिनल एबिलिटी के अंदर भी पढ़ी थी, क्रिमिनल इम्यूनिटी के अंदर भी पढ़ी थी, दैट द एक्ट्स मस्ट बी लॉफुल अंडर द एक्ट। नेक्स्ट आर सम इंटरनल राइट्स, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की हम बात करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन के राइट्स दिए गए हैं। हर एक मेंबर के पास में, हर एक वर्कमैन के पास में राइट्स है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग्स के अंदर, नेगोशिएशंस के अंदर, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द ऑफिस बेयरर्स, की जो भी ऑफिस बेयरर्स को ये अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, बेसिकली मेंबर्स के ही इलेक्शंस होंगे ना बेसिकली इनके, तभी ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट करा जाएगा, एग्जीक्यूटिव्स को इलेक्ट करा जाएगा, तो उन्हीं में से कुछ मेंबर्स ही वो ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, राइट। तो इस तरीके से वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहीं न कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, इन डिसीजन मेकिंग में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू मीटिंग्स, नेगोशिएशंस और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट इनका राइट आता है इंस्पेक्शंस का। दे हैव द राइट, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इनके पास में राइट्स होते हैं कि ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी बुक्स को, अकाउंट्स को, ऑडिट बुक्स को वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वो इंस्पेक्ट करने के राइट्स हैं इनके पास में। बेसिकली मेंबर्स की लिस्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अकाउंट ऑडिट्स की जो लिस्ट होगी उसको ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन के राइट्स भी एक वर्कमैन के पास दिए गए हैं, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 20। देन प्रोटेक्शन ऑफ द फंड्स, तो बेसिकली फंड्स को किस तरीके से यूज़ करना है, जनरल फंड्स कहाँ पर यूज़ होंगे वो इनके रूल्स के अंदर मेंशन करा गया होगा, और उन्हीं रूल्स को इनको फॉलो करते हुए इन जनरल फंड्स को यूज़ करना है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल फंड्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बेसिकली इनके जो भी फंड्स हैं, क्योंकि उनमें पे कर रहे हैं, हर एक वर्कमैन उसमें पे कर रहा है जनरल फंड्स के अंदर। पॉलिटिकल फंड्स में तो वॉलंटरीली वो पे कर रहे हैं, लेकिन जनरल फंड्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनका एक पर्टिकुलर रखा गया है, जो कि हर वर्कमैन को उनको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ को प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पे कि फंड्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करा गया है कि वो उनका ओवर यूज़ ना करें या फिर गलत यूज़ ना करें। सो दिस इज़ टू सेफगार्ड्स टू इंश्योर द फंड्स आर यूज्ड ओनली फॉर द ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन पर्पज़, कि ट्रेड यूनियन के ऑथराइज्ड तरीके से ही ऑथराइज्ड पर्पज़ के लिए ही उन फंड्स का यूज़ करा जाए। तो इस चीज़ को इंश्योर करा गया है बाय प्रोटेक्टिंग दीज़ फंड्स। देन
तो इसके साथ हमारी ये जो टॉप यहाँ पे यहाँ तक का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि वर्कमैन के पास क्या-क्या राइट्स हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि कितने सारे राइट्स दिए गए हैं वर्कमैन को। ऑल्दो डायरेक्टली कोई भी राइट्स नहीं दिए गए, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम जब ट्रेड यूनियन के राइट्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो वर्कमैन के भी राइट्स बन जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है इसके कि जो ये वर्कमैन है, इनके राइट्स को जुडिशरी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो देखो जुडिशरी का क्या रोल रहता है वर्कमैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो द राइट्स ऑफ द वर्कमैन फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लेबर जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, जैसे कि हमें पता ही है। तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 14 के अंदर बेसिकली सबको ही पता है, यहाँ पे हमको लॉ के स्टूडेंट का आर्टिकल 14 क्या होती है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सबसे सबके पास में राइट्स है कि उनको लॉ की बात माननी पड़ेगी। लॉ इज़ द सुप्रीम और सभी इक्वल होंगे लॉ के सामने, कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करी जाएगी। तो ये दिया गया है आर्टिकल 14 के अंदर, दैट इज देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो बेसिकली जुडिशरी यहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशंस करती है, क्लासिफिकेशन इसमें कर सकती है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी की यहाँ पे बात नहीं करेगी कि अगर जुडिशरी को लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ी इक्वालिटी को थोड़ा-सा इम्बैलेंस करके हम और ज़्यादा इसको बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा अगर उनको लगता है, तो इन दैट केस उसमें रीज़नेबल क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, रीज़नेबल चेंजेस उसमें कर सकते हैं और एब्सोल्यूट इक्वालिटी उनको लाने की ज़रूरी नहीं है। तो ये सब कुछ कौन देखता है? ये देखता है जुडिशरी देखता है, ठीक है? अब कोर्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं वर्कमैन के राइट्स को अगेंस्ट द अनइक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क वेयर द क्लासिफिकेशन इज इर्रेशनल, कि जहाँ पर उनको लगता है कि वर्कर सेम ही काम कर रहे हैं, तो उनको अनइक्वल वेजेस अगर दिए जा रहे हैं उनके जेंडर के बेस पर, उनके कास्ट के बेसिस पर, या कोई भी और मीन्स हो सकता है उनकी डिस्क्रिमिनेशन का, तो उस बेसिस पर अगर सेम वर्क के लिए अनइक्वल वेजेस दिए जा रहे हैं, तो उस चीज़ से वर्कमैन के जो राइट्स मैंने बात करे थे ना, कि हर एक वर्कमैन के पास राइट है कि उनको इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर द इक्वल वर्क, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर ही आता है, आर्टिकल 14 के अंदर ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल जो है। और कोर्ट इसमें हेल्प करते हैं इंश्योर करने के लिए कि सभी में इक्वालिटी को इंश्योर करा जा सके, कि अगर वो सेम ही काम कर रहे हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिमिलर ड्यूटीज़ हैं उनकी, तो उनको सेम ही पैसे भी उनको मिलने चाहिए। हाउएवर डिफरेंट पे स्केल्स आर वैलिड वेयर देयर इज़ डिफरेंस इन द क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी और नेचर ऑफ ड्यूटीज़। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर डिफरेंट पे स्केल होगा ही होगा, अगर आपकी मान लो पोजीशन ही डिफरेंट है, अगर आपका स्टेटस ही डिफरेंट है, अगर आपको जो पोस्ट मिली हुई है पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के अंदर, वो अगर डिफरेंट पोस्ट है, तो वहाँ पे उनके रोल्स भी डिफरेंट होंगे। तो वहाँ पर कहते हैं कि डिफरेंट पे स्केल्स वैलिड हैं, ऑब्वियस सी बात है वो वैलिड तो होंगे उनकी क्वालिफिकेशन बेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस पे अगर डिफरेंसेस हैं, तब तो उनके डिफरेंट पे स्केल्स होंगे, लेकिन अगर सेम वर्क वो कर रहे हैं, तो इन दैट केस उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। सो दैट इज इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 14, दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इस तरीके से यहाँ पे जुडिशरी हेल्प करती है वर्कमैन के इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जो कि हमने बात किया था राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस, कि हर एक पर्सन के पास में राइट है, हर एक सिटीजन के पास में राइट है कि वो अपनी ट्रेड यूनियंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस भी हो सकते हैं। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये हमें गारंटी करता है कि हमारे पास में राइट है कि हम फॉर्म कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं किसी भी एसोसिएशन को या फिर कोई भी ट्रेड यूनियन को। जुडिशरी रिकॉग्नाइजेस दैट दिस राइट इंक्लूड्स द वॉलंटरी मेंबरशिप एंड ऑटोनॉमी ऑफ द यूनियंस, कि यहाँ पे हर एक वर्कमैन के पास में राइट्स है कि वॉलंटरीली वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप ले सकते हैं एंड अपने हिसाब से वो यूनियंस अपने वर्क्स को कंडक्ट कर सकते हैं अपने रूल्स के हिसाब से बेसिकली। नेक्स्ट इज राइट टू सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4। सो 19 क्लॉज 4 के अंदर जुडिशरी के पास में ये भी राइट्स हैं कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, तो इन दैट केस वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके इनको इनके राइट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। देन द कोर्ट्स हैव क्लैरिफाइड दैट राइट टू फॉर्म द यूनियंस डज नॉट इंक्लूड, कोर्ट्स ने क्लैरिफाई करा है कि राइट टू फॉर्म द यूनियंस के अंदर उनके पास में स्ट्राइक करने का या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग का या राइट टू कॉन्टिन्यूएशन इन द गवर्नमेंट सर्विस, ये सब इंक्लूड नहीं करा गया। नेक्स्ट इज जुडिशियल अप्रोच बैलेंसेज द वर्कमैन्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विद पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन और पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए वर्कमैन की फ्रीडम के साथ और उनके बेसिकली राइट्स ज़्यादा वो यूज़ ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करी गई हैं। सो दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, दैट इज राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 पता है कि यूनिवर्सल आर्टिकल है, हर जगह अप्लाई हो जाता है, तो आर्टिकल 21 भी इसी के साथ ही लिंक्ड है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, कि जहाँ पर जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। आर्टिकल 21 को उसने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करा है जुडिशरी ने, बिफोर द मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस।
तो उन्होंने बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड करा, उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड और ह्यूमन डिग्निटी भी इंक्लूड करा गया है, कि जहाँ पर देयर इज़ टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस विदाउट फेयर प्रोसीजर वायलेट्स आर्टिकल 21। सो बेसिकली यहाँ पे ये इंश्योर करा गया कि उनको उनकी लिविंग कंडीशन, हर एक पर्सन के पास में राइट है कि वो काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन वगैरह कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी वो काम कर सकते हैं। उनके पास में राइट है कि वो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर सकते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी के भी राइट्स हैं, जहाँ पर उनकी वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वर्क कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, ताकि ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करा जा सके। तो इस तरीके से ये भी जुडिशरी यहाँ पे हेल्प करती है कि वर्कमेन्स किस तरीके से एक ट्रेड यूनियन के अंदर उनके राइट्स क्या रहेंगे, तो उनको भी इंश्योर करा गया आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करते हुए, बिफोर बियॉन्ड द एनिमल मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि जस्ट एक एनिमल्स के एग्जिस्टेंस के जैसा नहीं, बल्कि ह्यूमन बींग्स के जैसे वो खुद को रह सके, तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 21 को और ज़्यादा एक्सपैंड करा है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 41। तो 39 क्लॉज ए और आर्टिकल 41 बेसिकली ये स्टेट की ड्यूटीज़ की बात करते हैं, कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करें लोगों को, हर एक लोगों के पास, हर एक सिटीज़न के पास में राइट हो कि वो अपना लाइवलीहुड खुद से अर्न कर सके, एंड दे मस्ट हैव द राइट टू वर्क इन विदिन द इकोनॉमिक कैपेसिटी, कि अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर उनके पास में राइट है कि जितने उनको पैसे मिल रहे हैं उस हिसाब से वो अपना काम कर सकें। एंड तो बेसिकली यही चीज़ है बेसिकली इसमें 39 और ए और 41 के अंदर, कि स्टेट की यहाँ पे बेसिकली ड्यूटी बनती है कि वो वर्कमैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 बेसिकली बॉन्डेड लेबर्स या फिर फोर्स्ड लेबरर्स के अगेंस्ट में है, कि किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते। बेगार जिसको कहते हैं, बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार सिस्टम होता है कि जहाँ पर आप किसी पर्सन से काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको वेजेस नहीं दे रहे हैं उसके बदले में, या तो आप उसको खाना दे रहे हो उसके बदले में, या फिर उसको रहने के लिए जगह दे रहे हो, तो ऐसी चीज़ें बेसिकली इसको बेगार सिस्टम कहते हैं। एक तो सिस्टम होता है कि जहाँ पे बिल्कुल ही फोर्स्ड लेबर कर रहे हो, कि उसको कोई वेजेस भी नहीं दे रहे, कोई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन उससे सिर्फ काम करवाते जा रहे हो, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो बेसिकली ये सारे सिस्टम्स यहाँ पे प्रोहिबिट करे गए आर्टिकल 23 के अंदर, जो कि ये भी वर्कमैन के राइट्स के साथ ही रिलेटेड है। देयर मस्ट बी नो ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स, कि आप ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे बेच नहीं सकते हैं, आगे ह्यूमन बीइंग्स का आप सेल परचेज़ नहीं कर सकते, तो उसके रिलेटेड प्रोहिबिट करा गया है। बेकार के रिलेटेड प्रोहिबिट करा गया है, एंड फोर्स्ड लेबर के रिलेटेड प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं। बॉन्डेड लेबर इज ट्रीटेड एज द फोर्स लेबर। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 23 के अंदर ये दिया गया है। नेक्स्ट इज द राइट्स ऑफ द वर्कमैन वुमेन एम्प्लॉयज़। तो वुमेन एम्प्लॉयज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुडिशरी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, इसलिए हम केस लॉ भी करेंगे आगे इसके टॉपिक के अंदर। तो इसमें फर्स्ट इसमें आता है, सो जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फॉर प्रोटेक्टिंग द वुमेन वर्कमैन, कि वुमेन अच्छे तरीके से एक एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिल सके काम करने के लिए, एंड सेफली वो अपना काम कर सकें। वर्किंग आवर्स के रहेंगे, वो हम फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि वुमेन के लिए अलग से फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया कि उनके क्या क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे। नाइट शिफ्ट्स हैं तो उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वुमेन के लिए, मैन के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यही चीज़ें इसमें भी जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि वुमेन वर्कर्स जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा। देन देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज, प्रेगनेंसी और जेंडर इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि अगर आप किसी भी वुमेन के साथ कि वो मैरिड है या प्रेग्नेंट है, या फिर कोई जेंडर की बेसिस पर उसके साथ में अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप नेक्स्ट ईयर में जब आप पाएंगे तो इसमें आप शायद आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट एक जेंडर जस्टिस के बारे में, तो जहाँ पर आप इस टॉपिक को बेसिकली और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कि जहाँ पर किस तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे केसेस हैं इसमें कि कैसे वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेट करा जाता है उनके मैरिज के बेसिस पर, उनकी प्रेगनेंसी या फिर उनके जेंडर के बेसिस पर। स्पेशली एयर हॉस्टेस के केसेस हैं इसमें बहुत सारे, कि जहाँ पर कि उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मैरिज के रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसीज के रिलेटेड, तो वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे गए हैं जुडिशरी के द्वारा। देन राइट टू प्राइवेसी ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर वुमेन एम्प्लॉयज़ को राइट टू प्रोटेक्शन दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी दिया गया है बेसिकली। देन इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर द इक्वल वर्क एंड इज एनफोर्स्ड, कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये तो वुमेन है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, कि आपने इतने पैसे क्या करने हैं। अगर वो इक्वल काम कर रही है मेन के बराबर, तो फिर उसको इक्वल वेजेस भी मिलने चाहिए। देन मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए अलग से, कि अगर उनको कोई भी अगर उनको बेनिफिट्स चाहिए मैटरनिटी के रिलेटेड है, तो इन दैट केस उनको एडवांस वेलफेयर उनका इंश्योर करा जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस उसको वायलेट करता है आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू डिग्निटी और राइट टू लाइवलीहुड, इन सब चीज़ों को वायलेट करता है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेसेस। देन नेक्स्ट इज राइट टू स्ट्राइक। सो राइट टू स्ट्राइक बेसिकली दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है हालांकि इंडिया के अंदर, बट इसको हम एक लीगल और एक स्टैट्यूटरी राइट कंसिडर कर सकते हैं, विच इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है ये। ठीक है, आर्टिकल
आर्टिकल 19 डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे फ्लो करता है कि हर एक के पास में राइट है कि वो यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब स्ट्राइक वाला टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से टाइप के स्ट्राइक्स वैलिड हैं और कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स आर इनवैलिड हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो वहाँ पे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो स्ट्राइक को कंसिडर किस तरीके से करा जा सकता है, इट इज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट कि जब उनको लगता है कि भई अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वर्कर्स को लगता है कि अब हमारी बात नहीं मानी जा सकती। सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, बहुत समझा के देख लिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग करके देख लिया, बट कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट रिज़ॉर्ट उनके पास क्या बचता है फिर स्ट्राइक करना। एंड आफ्टर एग्जॉस्टिंग द पीसफुल रेमेडीज द जुडिशरी बैलेंस करती है यहाँ पे वर्कमैन के राइट को टू स्ट्राइक और एम्प्लॉयर को राइट दिया गया है कि वो लॉकआउट कर सकते हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट जैसे वर्कमैन के पास में राइट है कि वो स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं सारा काम धंधा छोड़कर, उसी तरीके से एम्प्लॉयर के पास में भी राइट है कि वो टेम्प्रेरी तरीके से लॉकआउट कर सकता है, टेम्प्रेरीली बंद कर सकता है काम, कह सकता है कि वर्कमैन्स को कि टेम्प्रेरी वो काम शट डाउन कर दे। तो ये एम्प्लॉयर जब हम लॉकआउट और स्ट्राइक वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये समझ आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्राइक वर्कर्स की राइट्स होती हैं और लॉकआउट एम्प्लॉयर्स की राइट्स होती हैं। नेक्स्ट इज जुडिशरीज व्यू ऑन स्ट्राइक एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो स्ट्राइक को लिंक करा गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ में, तो किस तरीके से लिंक करा गया है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह भी कर चुके हैं, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया कि पीसफुल रेमेडी सब अपना के देख ली, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहा है एम्प्लॉयर, तो इन दैट केस उनके पास लास्ट जो हथियार बचता है बेसिकली, तो वो क्या ही होता है कि वो स्ट्राइक कर सकें। अब यहाँ पे भी कोर्ट सिर्फ लीगल स्ट्राइक्स को एक्नॉलेज करते हैं, इलीगल स्ट्राइक्स को नहीं कंसिडर करते, बट समटाइम्स दे मे बी जस्टिफाइड स्ट्राइक्स। तो कोड देखेगा यहाँ पे कि कौन से स्ट्राइक्स वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक्स जस्टिफाइड ओनली व्हेन नेगोशिएशंस फेल। स्ट्राइक सिर्फ तभी जस्टिफाइड मानी जाएंगी जब नेगोशिएशंस फेल हो जाएंगी, और यहाँ पे कोई भी अर्जेंट सिचुएशन है, कोई सीरियस सिचुएशन है, तो उस केस में सिर्फ स्ट्राइक को जस्टिफाई करा जा सकता है, अदरवाइज स्ट्राइक्स वैसे वैलिड कंसिडर नहीं करे जाते। सो विद दिस हमारा ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज द केस लॉज। तो बेसिकली इसमें जो केस लॉज है इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 केस लॉज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना, जैसे आप लॉ का, तो उसमें आपको 3 केस लॉज़ तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। आप 3 से ज़्यादा जितने मर्ज़ी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ़, क्योंकि इतने सारे केस लॉज़ होते हैं, हर एक टॉपिक आप याद नहीं रख सकते, तो मिनिमम आप 3 केस लॉज़ याद रख के जाइए और वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो देखो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सुप्रीम कोर्ट के ही केसेज़ हैं सारे, देखिए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एक केस है इसमें 1997 का, दैट इज़ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये केस अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, आपने बहुत बार सुना होगा इस केस के बारे में, एंड आई नो कि आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस केस के बारे में। तो ये केस बेसिकली, ये केस प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, स्पेशली वुमेन के साथ में, कि यहाँ पे वुमेन्स के साथ में जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में गाइडलाइंस इंश्योर करे गए थे इस एक्ट के एक्ट ने इस केस के थ्रू। ठीक है, सो दिस रिकॉग्नाइज जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो इन आर्टिकल्स के थ्रू जेंडर इक्वालिटी को भी इंश्योर करा गया और वुमेन्स को भी राइट दिया गया कि वो अपने काम पर डिग्निटी से काम कर सकते हैं एंड रिस्पेक्टफुली वो काम कर सकते हैं। तो हर एक वुमेन को वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, कोई भी तरीके का उनके साथ हरासमेंट नहीं होना चाहिए एट द वर्क प्लेस। सेकंड केस इज रिलेटेड टू रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस केस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के साथ ही रिलेटेड है ये। आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं कि हर एक पर्सन को, अगर वो काम अच्छे तरीके से कर रहा है, काम अगर वो इक्वल काम कर रहा है, मैन के इक्वल काम कर रहे हैं, अगर वुमेन सेम काम कर रहे हैं बेसिकली, तो इन दैट केस उनको इक्वल वेजेस वहाँ पे मिलने चाहिए। सो दिस वाज हेल्ड इन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। लास्ट केस हमारा इसके अंदर आता है डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दिस इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ के साथ ये रिलेटेड है। राइट टू लाइवलीहुड इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें इंश्योर करेगी कि अगर आपके पास में राइट है कि आप जिंदा रह सकते हैं, देर इज अ राइट टू लाइफ, उसी के अंदर ही इंक्लूड करा गया है राइट टू लाइवलीहुड, कि मतलब आप अपना लाइवलीहुड अपने आप खुद से अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे राइट्स भी बेसिकली आपको इसी के अंदर दिए गए हैं। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया मैंने आपको, तो वहाँ से आप मेरा लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि यहाँ तक आ गए हो, तो अच्छा लगा ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।